अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के 6 घंटे बाद हमास गाजा में सीज फायर को तैयार हो गया है। हमास ने जुमे की रात ऐलान किया कि वो ट्रंप के प्लान में बताए गए फॉर्मूले के मुताबिक सभी जिंदा और मुर्दा इजरायली बंधकों को रिहा करने को तैयार है। साथ ही गाजा का एडमिनिस्ट्रेशन भी छोड़ने के लिए तैयार है। हमास ने यह भी कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के इस हफ्ते पेश की गई 20 पॉइंट की पीस डील के कुछ हिस्सों पर बातचीत जरूरी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की तरफ से जो जवाब आया है उसमें फिलहाल हथियार छोड़ने का जिक्र नहीं किया गया है। हमास के ऐलान के बाद ट्रंप ने इजराइल को तुरंत गाजा में हमला बंद करने को कहा है। वहीं इजराइल ने कहा है कि वो ट्रंप के गाजा प्लान पर काम करने के लिए तैयार है। इजरायली पीएम नेतन्याहू के दफ्तर ने बयान जारी करके कहा है कि इजराइल ट्रंप के प्लान के पहले मरहले को नाफिज करने के लिए तैयार है। इसके लिए वो ट्रंप और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि जंग खत्म हो सके। इसके साथ ही इजराइल गाजा में हमला रोकने को तैयार हो गया है। हुकूमत ने आईडीएफ को गाजा पर कब्जे की कार्रवाई को रोकने का हुक्म दिया है। इसमें कहा गया है कि वो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही कार्रवाई की जाए। मेरे ख्याल से ये बहुत ही खुश आइन कदम है और इसलिए भी ज़रूरी था ये कि चूँकि बेगुनाह मासूमों की जानें लगातार जा रही हैं और चूँकि इसराइल और के आईडीएफ जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं अंधाधुंध मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, मीटिंगें भी हो रही हैं, लेकिन मासूमों की जानें भी जा रही हैं। वो बिला अंधाधुंध वो कत्ल किए चले जा रहे हैं और बिला इम्तियाज़ उसमें ख़वातीन, बच्चे और एल्डरली सब उसमें शिकार हो रहे हैं। तो इस ताल्लुक़ से जो हमास ने इस पे इत्तफ़ाक़ किया है और राज़ी हो गया है सीज़ फायर के लिए, ये बहुत अच्छा कदम है। और ये भी देखना पड़ेगा कि हमास जो ये हुआ है इन्होंने जो तैयार हुआ है इसको कबूल करने के लिए, तो इस पे ये नहीं समझना चाहिए कि इसमें किसी की शिकस्त हुई है, बल्कि ये देखना पड़ेगा कि हमास ने किन हालात में इसको कबूल किया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर गाजा में करीब 2 साल की जंग में इजराइल को क्या मिला, क्योंकि इजराइल न तो हमास को ख़त्म कर सका, न ही अपने बंधकों को अकेले दम पर हमास की कैद से निकाल पाया। याद रहे कि ट्रंप की पहल पर ही हमास इजरायली बंधकों को रिहा करने पर राजी हुआ है। देखिए, नेतन्याहू के सामने और कोई ऑप्शन था ही नहीं। अगर वह हमास के ऊपर इन हमलों को नहीं लगातार जारी रखते तो नेतन्याहू की सरकार गिर जाती। ऐसे भी नेतन्याहू की जो लिकुद पार्टी है वो एक माइनॉरिटी सरकार है। 120 मेंबरान होते हैं नेसेट में, उसमें कम से कम 60 मेंबर्स तो होने चाहिए। लिकुद पार्टी के अपने महज 37 सेनेटर्स हैं, मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में। तो बाकी जो 27 सपोर्ट आते हैं वो आते हैं एक्सट्रीम राइट विंग ज्यूश ग्रुप्स से। अगर नेतन्याहू ये 2 साल तक लगातार हमास पर, गजा पर हमला ना करते तो फिर ये जो एक्सट्रीम राइट विंग ज्यूश पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, इनका मदद, इनका सपोर्ट नेतन्याहू सरकार से हट जाता और नेतन्याहू की सरकार गिर जाती। इस डील के तहत हमास सभी 48 बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। इनमें से 20 के जिंदा होने का दावा किया जाता है। बंधक सीज फायर नाफिज होने के 72 घंटे के अंदर रिहा किए जाएंगे और बदले में 2000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी सिक्योरिटी कैदियों और मारे गए गाजा के लोगों की लाशें लौटाए जाएंगे। इसके बाद इजराइल गाजा से अपनी वापसी का पहला मरहला पूरा करेगा। बंधकों को तब ही रिहा किया जाएगा जब ज़रूरी शराइत पूरी हो जाएंगी। हालांकि हमास ने इन शराइत के बारे में और कुछ नहीं बताया है। हमास के ऐलान के बाद ट्रंप ने वीडियो जारी कर इस दिन को बहुत ख़ास बताया है। उन्होंने कहा है कि अभी भी कई मुद्दों पर काम बाकी है। उन्होंने कहा है कि वो बंधकों के जल्द से जल्द घर लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बंधक जल्द से जल्द अपने माँ बाप के पास लौटें। इस दरमियान हमास ने कहा है कि गाजा का एडमिनिस्ट्रेशन किसी फिलिस्तीनी ग्रुप को सौंपने को तैयार है। इसकी तश्कील फिलिस्तीन लोगों की रजामंदी और अरब इस्लामिक ममालिक की हिमायत से किया जाएगा। हमास ने साफ किया है कि वो फिलिस्तीनी लोगों के मुस्तकबिल पर होने वाली चर्चा में शामिल होना चाहता है।
हमास ने कहा है कि अवाम के हुकूक से जुड़े मुद्दे पर बहस हो। हमास के पोलित ब्यूरो मेंबर मूसा अबू मरजुक का कहना है कि जब तक गाजा पर इजरायली कब्जा खत्म नहीं हो जाता वो हथियार नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि हथियार के मुद्दे पर एक बार फिर से बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अपने हथियार मुस्तकबिल के फिलिस्तीनी रियासत को सौंप देंगे और जो भी गाजा पर हुकूमत करेगा उसके हाथ में हमारे हथियार होंगे। करीब 2 साल की जंग में गाजा की तबाही को दुनिया ने देखा है। इस जंग के दरमियान इजराइल को कई मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ी। इसलिए अब ये भी सवाल किया जा रहा है कि 2 साल की जंग के बाद क्या इजराइल ने हमास के सामने घुटने टेक दिए हैं। ये कहा जा सकता है कि इजराइल भी कोई बड़ी चीज़ अचीव नहीं कर पाया। नेतन्याहू की ज़िद थी और वो अपने ज़िद में कामयाब हुए, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इजराइल का भी नुकसान किया और जितने भी लॉस थे उसका बहुत बड़े पैमाने पे वायलेशन किया है। और आने वाले दिनों में जो है एक ब्लैक चैप्टर होगा नेतन्याहू को लेके, जो इजराइल ने जो कार्रवाई की है उनके लीडरशिप में फ़िलिस्तीनियों का जो कत्लेआम किया है। जहाँ तक हमास की बात है, हमास ने घुटने टेके या नहीं टेके या इजराइल ने घुटने टेके हमास के सामने, तो इसमें ये कहा जा सकता है कि हमास जो है, हमास भी अपनी ज़िद पे अड़ा रहा जिसकी वजह से इतने लोग मारे गए और इजराइल जो है पूरी तरह से हमास को डिफीट भी नहीं कर पाया, जो कि उसका मकसद था। इजराइल बहुत बड़ी पावर है, हमास उसके सामने बहुत छोटी पावर, उसके बावजूद हमास इतने दिन तक लड़ता रहा उसके ख़िलाफ़। लेकिन एक चीज़ ज़रूर देखना है कि अगर हम ह्यूमैनिटी के बैकग्राउंड पे देखें तो यहाँ पे जो ह्यूमैनिटी का जो है कत्ल हुआ है और इसमें जो है इजराइल ने बहुत बड़े पैमाने पे जो है कत्लेआम लोगों का किया है। हमास की जहाँ तक बात है, हमास ने भी जो किया था वो उसको भी कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इससे कबल ट्रंप ने 3 अक्टूबर तक हमास से सीज फायर प्लान मानने को कहा था। बाद में ट्रंप ने इस डेडलाइन को 2 दिन के लिए बढ़ाकर 5 अक्टूबर तक कर दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर धमकी दी थी कि अगर समझौता नहीं होता है तो हमास के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जैसे कभी नहीं देखी गई। मिडिल ईस्ट में अमन किसी न किसी तरह से होगी। दरअसल 29 सितंबर की रात इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन डीसी में मुलाकात की थी। इसके बाद नेतन्याहू गाजा में सीज फायर पर रजामंद हुए थे। ट्रंप ने सीज फायर के लिए 20 पॉइंट का एक प्लान तैयार किया है। ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि इस प्लान में गाजा में जंग रोकना, सभी बंधकों को छोड़ना और गाजा में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एक आर्जी बोर्ड बनाने की तजवीज़ है। ट्रंप इस बोर्ड की सदारत करेंगे और इसमें साबिक ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर भी होंगे। यहाँ यह भी समझना ज़रूरी है कि आखिर ट्रंप के सीज फायर प्लान के 20 पॉइंट क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इजराइल और हमास समझौता कर लेते हैं तो गाजा में जंग तुरंत खत्म होगा। रजामंदी से इजराइल अपनी सेनाओं को धीरे धीरे गाजा से निकाल लेगा। हमास 72 घंटे में सभी इजरायली बंधकों को रिहा करेगा, जिनमें जिंदा और मुर्दा दोनों शामिल होंगे। जंग खत्म होने पर इजराइल गाजा के उम्र कैद की सजा काट रहे 250 लोगों और दीगर 1700 कैदियों को छोड़ देगा। हर मुर्दा इजरायली कैदी के बदले 15 मुर्दा फिलिस्तीनी कैदियों की लाश लौटाए जाएंगे। गाजा से हमास के सारे ठिकाने और हथियार हटाए जाएंगे। हमास और दीगर लगा के गाजा की सरकार में हिस्सा नहीं लेंगे। गाजा के लिए एक आर्जी टेक्निकल कमेटी बनाई जाएगी जिसमें काबिल लोग होंगे। इस बोर्ड की सदारत अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप करेंगे। इसमें टोनी ब्लेयर और दीगर ममालिक के लीडर शामिल होंगे। बोर्ड गाजा की तरक्की और सुधार की स्कीम बनाएगा और उसका खर्च उठाएगा। गाजा को तुरंत मुनासिब मदद दी जाएगी। गाजा में स्पेशल कमर्शियल जोन बनाए जाएंगे जिससे रोजगार बढ़ेगा। किसी को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, जो चाहे जा सकता है और लौट सकता है। एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स गाजा में सिक्योरिटी बनाए रखेगा। सिक्योरिटी फोर्स गाजा पुलिस को ट्रेनिंग देंगे और मदद करेंगे। इजराइल और मिस्र की सरहदों पर सिक्योरिटी मजबूत होगी। जंग खत्म होने तक हवाई हमले और गोलीबारी रोकी जाएगी। आलमी तंजीम गाजा में मदद और सिक्योरिटी की निगरानी करेंगे। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अमन के लिए बातचीत शुरू होगी। इस स्कीम का मकसद गाजा में अमन, तरक्की और बेहतर जिंदगी लाना है। डोनाल्ड ट्रंप का जो पीस प्रपोजल है या यूरोपियन यूनियन भी जो कह रहे हैं, उसके हिसाब से जब अंतरिम सरकार बनेगी
तो उसमें शायद मोहम्मद अब्बास का एक बड़ा रोल होगा। यानी जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी हैं वही शायद कोर ग्रुप बनाएगी, जिसके आसपास उनकी मदद से, पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ की मदद से, मोहम्मद अब्बास की मदद से अंतरिम सरकार बनेगी। लेकिन वेस्ट बैंक में तो हमास का कोई दबदबा है ही नहीं, तो ऐसे में क्या हमास गज़ा के एडमिनिस्ट्रेशन को भी ऐसी सरकार को सौंप देने के लिए तैयार है जिसमें कि मेन लीडर मोहम्मद अब्बास होंगे और मेन पार्टी पैलेस्टीन अथॉरिटी होगी? इसमें शक है। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई इस जंग में इजराइल ने गाजा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। गाजा में सब कुछ तबाह हो चुका है। यहाँ सिर्फ टूटी इमारतों का मलबा है और उसी मलबे पर बची हुई जिंदगी जीने को मजबूर है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि 2 साल की जंग में गजा में 66,000 से ज़्यादा सिविलियंस की मौत हुई है। औरतें, बूढ़े, बच्चे, बीमार मारे गए हैं। इसके अलावा आज तक करीबन 1,70,000 लोग घायल हो गए हैं, यानी उनको सीरियस चोट आई है, हाथ पांव उड़ गए हैं, आँख, नाक, कान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसी हालत में हमास ने अगर सीज़ फायर का प्रपोज़ल मान लिया तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बेहतरीन कदम है। अब गाज़ा का जो रीडेवलपमेंट चालू होगा, जिसमें कि कहा जा रहा है कि उसके लिए जो पैसा है, फंडिंग है, वो सऊदी देगा, कतार देगा, यूएई देगा, मिस्र देगा, जॉर्डन देगा। उस फंडिंग से गज़ा में पिछले 2 साल की लड़ाई में जो 2 लाख घर बर्बाद हो गए हैं उनको फिर से बनाना पड़ेगा। गज़ा में इस वक्त बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सीवेज सिस्टम नहीं है, अस्पताल सारे नष्ट कर दिए गए हैं, स्कूल सारे ध्वस्त हो गए हैं। तो इस रीडेवलपमेंट प्लान के लिए हमास जिस दिन सीज़ फायर करेगी ज़मीन पर, अलग अलग मुल्कों से एक रिकंस्ट्रक्शन टीम आएगी, जिसमें इंजीनियर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, एजुकेशनिस्ट होंगे, आर्किटेक्ट्स होंगे। इन सबको मिलकर तय करना पड़ेगा कि ध्वस्त गाज़ा में, जो कि ज़मीन पर मिल गया है, नेस्तनाबूद हो गया है, वहाँ सड़कें कहाँ से बनेंगी, सीवर लाइन की अलाइनमेंट कहाँ से होगी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कहाँ पर बनेगा, बिजली पैदा करने के लिए संयंत्र कहाँ पे लगाए जाएंगे। 66,000 लोगों की जो जानें गई हैं, इसमें पूरी दुनिया को, यूरोप को, अमेरिका को, खुसूसी तौर पर नेतन्याहू को मुरीद इल्ज़ाम ठहराना पड़ेगा। उनको इल्ज़ामात जो साबित हो चुके हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उनके ऊपर वारंट भी जारी कर दिया है। इसके ऊपर उनकी सरजनिश भी होनी चाहिए, गिरफ्त भी होनी चाहिए, बल्कि उनको ट्रायल होना चाहिए। और ये इंसाफ का तकाज़ा यही है, इंसाफ का तकाज़ा ये है कि मुकम्मल तौर पर जो इतनी जानें गई हैं, बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं, इस पर जो है वो होना चाहिए, मुआखज़ा होना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए। और खुसूसी तौर पर 4 मिनिस्टर जो इसराइल के हैं, नेतन्याहू और स्मोट्रिच, एतमार बेन गवीर और जो ये है डिफेंस मिनिस्टर, ये इज़राइल कैट्स, इन चारों के ऊपर खुसूसी तौर पर ट्रायल होने चाहिए और इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के तहत इनके ऊपर मुकदमे चलने चाहिए। और जो भी इसके लिए फैसले होते हैं, इसको होना चाहिए और मुकम्मल तौर पर जंग बंदी हो जानी चाहिए अब। और फिलिस्तीन के रिकंस्ट्रक्शन के लिए पूरी दुनिया को आगे आना चाहिए और अवाम को एक बेहतरीन ज़िंदगी के लिए एक पैगाम देना चाहिए। और अगर ऐसा कर देते हैं तो ट्रंप, मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो अब वो दिन दूर नहीं, जैसा कि लोगों ने उनको नॉमिनेट कर दिया है वो इसके लिए, अमन नोबल इनाम के लिए, तो अमल के नोबल इनाम के लिए। तो हो सकता है कि वो दावा भी करते हैं कि मैं हूँ। तो लेकिन ये शर्त यही है कि मुकम्मल तौर पर जंग बंदी हो और कोई एक और भी जान न जाए और फिलिस्तीन के रिकंस्ट्रक्शन के लिए पूरी दुनिया इंसाफ के साथ आगे आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में 66,000 से ज़्यादा की मौत हो चुकी है। करीब 1,70,000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। गाजा में 83% आम शहरियों की मौत हुई है। मरने वालों में करीब 20,000 बच्चे शामिल हैं। हर महीने एवरेज 540 बच्चों की मौत हुई है। इजराइल ने गाजा के 75% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। गाजा में 22 लाख लोग अकाल का सामना कर रहे हैं। गाजा की 1,95,000 इमारतों यानी 78% को नुकसान पहुंचा है और करीब 19 लाख लोग बेघर हुए हैं। सचमुच एक वेलकम स्टेप है और अमेरिका का एक सराहनीय कदम है। और
हालांकि ये एक मुस्तकिल हल नहीं है, एक पाज है जंग का। तो चाहिए ये कि अमेरिका इसमें डायरेक्टली मुदाखलत करके इन दो के दरमियान एक मुकम्मल फ़ैसला कराए और वहाँ अमन कायम करें, क्योंकि ये जो जंग, ये इतनी तवील जंग चली है तो बहुत माली नुकसानात हो चुके हैं, बहुत जानी नुकसानात हो चुके हैं, और अगर इसको आगे के लिए कोई परमानेंट सोल्यूशन ना निकाला गया तो आगे भी इसके जंग के ख़तरात रहेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका बहैसियत सुपर पावर, बहैसियत एक बड़ा भाई, तो इसमें मुदाखलत करके इंटरेस्ट लेकर प्रायोरिटी पर गाज़ा में अमन परमानेंटली कायम करने की कोशिश करे। और उसमें दो सूरतें होंगी, एक तो इलाके में जो रीजन है, जो ख़त्ता है, उसमें अमन कायम हो और लोग आराम से और ख़ुशी से रह सकें और अमन से रह सकें। तो दूसरा, बैनुल अक़वामी लेवल पर भी इन मामलात का लाजमी असर पड़ता है। जब कहीं भी कोई बदअमनी हो, कोई जंग की बात हो, तो कुदरती बात है कि अवामी बैनुल अक़वामी मामलात पर और अमन पर असर पड़ता है। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर इतनी मौतों का जिम्मेदार इजराइल को क्या मिला। इजराइल ने जंग के शुरुआती दिन में ही हमास को पूरी तरह से ख़त्म करने की बात की थी, लेकिन हमास आज भी गाज़ा में मजबूती से फल फूल रहा है। हमास के नाम पर इजराइल ने गाज़ा के आम शहरियों को जिस तरह से निशाना बनाया है, यकीनन तारीख़ इसे कभी नहीं भुला सकेगी। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।